अकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग अगली चर्चा जो है सीबीटी के प्रश्न की जो नेक्स्ट सीरीज है उस पे कर रहे हैं और ये अगला सीरीज जो है 81 से शुरू होगा। इससे पहले 1 से लेकर 80 तक ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके इसे देख लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि विच pitch of the blade is used for the cutting bronze, brass and cast iron. ब्लेड की किस पिच का उपयोग कास्ट, पीतल और कास्ट आयरन को काटने में किया जाता है। अब ये समझना यहाँ पे ये है, ब्लेड का मतलब क्या है? हेक्सा ब्लेड है ना, हेक्सा ब्लेड। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड में क्या होता है, हेक्सा ब्लेड से क्या काटा जाता है? तो मेटल को जब भी आप आईटीआई में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि कटिंग के लिए आपके पास हेक्सा ब्लेड होगा। तो हेक्सा ब्लेड से आप क्या करते हैं? मेटल का कटिंग का कार्य करते हैं। अब वो हेक्सा ब्लेड का जो टिथ आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कुछ टिथ जो होता है उसके बीच की दूरी कम होती है और कुछ की ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि पिच क्या होता है। तो पिच जो होता है उसको करने के लिए, जानने के लिए, जैसे हेक्सा ब्लेड में ये जो होता है इस तरीके से टिथ बना हुआ रहता है। ओके, तो ये दो कंसेक्यूटिव टिथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। उस हेक्सा ब्लेड का पिच कहलाता है। दो कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार जो उसके हाइट और क्रेस्ट के बीच की दूरी, या तो ये ले लीजिए या तो फिर ये ले लीजिए, है ना, इस दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, और दोनों ही समान होता है। ओके, तो इस कंडीशंस में हमको ये समझना होगा, हमने समझ लिया कि पिच क्या होता है और ब्लेड किसका है? हेक्सा ब्लेड। अब कास्ट आयरन, पीतल और जो है आपका कांसा को काटना है, तो ये क्या है? एक तरीके का सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट मेटल है। तो सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए जब भी प्रयोग किया जाता है तो कोर्स देखिए 3 तरह का जो है ब्लेड हमारे पास मिलता है, कोर्स, मीडियम और फाइन। तो कोर्स जो है ना, कोर्स की जो पिच की जो डिस्टेंस होता है, कोर्स में जो दो टिथ के बीच का जो डिस्टेंस जिसको हम पिच कहते हैं वो कितना होता है? 1.8 mm के बराबर होता है। दूसरा मीडियम वाले में 1.4 होता है एंड 1 mm होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो फाइन होता है 0.8 mm होता है। ओके, अब ये 1.8 mm क्या है? तो ये पिच यानी दो लगातार टिथ के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1.8 mm हो जाएगा और यही इसका पिच हो जाएगा। ये हम क्यों समझा रहे हैं? इसको समझाने के पीछे कारण है कि जो मेटल है, हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं? कांसा, पीतल और कास्ट आयरन, जो कि सॉफ्ट मेटल है, और इसके लिए हमेशा कोर्स टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं जिसका पिच जो होता है 1.8 होता है। मीडियम वाले का 1.4 भी होता है और 1 mm भी होता है। फाइन वाले का 0.8 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ? 1.8 mm दिया हुआ है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये जो फाइन और मीडियम जो है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे जो है हार्ड मेटल वगैरह है उसके लिए आपका मीडियम जो है रेंज का जो पिच है उसका प्रयोग किया जाता है, और थिन बॉडी जैसे कि पतला चादर हो गया, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइन टिथ वाले का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर इसका प्रयोग जो है सीट मेटल वर्क में होता है, क्योंकि एसएमडब्ल्यू सीट मेटल वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में पतला पतला चादर को काटना रहता है और इसी के लिए 0.8 mm वाला जो है पिच वाला हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ओके फाइन, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, और 82 क्या कहता है इसको जरा हम लोग पढ़ लें और समझ लें। क्वेश्चन नंबर 82 को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना,
तो हमने इससे पहले भी इस तरीके का प्रश्न आया है, उसमें कहा है कि क्लीयरेंस एंगल जो है बहुत कम हो जाए तो क्या होगा। तो कम हो जाए तब क्या होगा और अधिक हो जाए तब क्या होगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना एक तरीके का ये छेनी दिखाया हुआ है, ये आपका छेनी है, ठीक है ना। और इस छेनी का जो ये है आपका क्या है, यहाँ पे बीच से ये सेंटर लाइन है इसका, ओके। तो इसमें जो है एंगल क्या होगा, कटिंग एंगल जो इसका है ये वाला है, ठीक है। अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्लियरेंस एंगल किसका, क्लियरेंस एंगल किसके लिए, चीजेल के, क्लियरेंस एंगल ऑफ अ चीजेल, है ना। तो ये क्लियरेंस एंगल जो है अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा, कम होता है तब तो स्लिप कर जाता है, तो कम होता है तो स्लिप करेगा, तो कम के केस में ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अधिक होगा तब कौन क्या हो जाएगा, उसी में धंस जाएगा यानी पेनिट्रेट कर जाएगा, जिसको हमको काटना है, जिस ये को मेटल को हमको काटना है, अगर इसको जो है ऐसे ना करके ऐसे करके मारा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें गड्ढा करना शुरू कर देगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन को, जरा हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो चलिए थोड़ा सा ऑप्शन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन ऑप्शन है, जरा इसको देख लीजिए। डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगा, तो ऑप्शन बी जैसा कि हमने बताया था कि सतह पे क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कटिंग एज टूट जाएगा, सतह से भारी धातु निकल जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, और उसको देखते हैं कि 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर द रिवेटिंग पर्पस, हथौड़ी का उपयोग, किस प्रकार के हथौड़ी का प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है, रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो रिवेटिंग क्या है, रिवेट जो है आपने पढ़ा होगा कि रिवेटिंग जो है एक तरीके का क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रिवेटिंग जो है आप कब करते हैं, आप देखे होंगे कहीं कहीं पे जब जाते हैं ब्रिज के ऊपर, तो ब्रिज के ऊपर तो एक आपका प्लेट होता है ना, उसके ऊपर दूसरे प्लेट को रख के रिपीट कर दिया जाता है ताकि जो है मेटल जो है आपस में चिपका हुआ रहे। तो रिपीटिंग एक प्रोसेस होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो रिवेटिंग के लिए जो हैमर का प्रयोग किया जाता है वो बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा कर लें कि जो है बॉल पेन हैमर दिखता कैसा है, तो इसको एक बार अगर हम लोग देख लेते हैं तो बड़ा आसानी से बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कि बॉल पेन हैमर किस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये जो है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये जो है ये क्या कह रहा है, ये बॉल पेन हैमर कह रहा है ना, ये बॉल पेन हैमर है। और इसमें इसको ही हम पिन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। तो बॉल पेन हैमर इस तरह का होता है और यही इसी भाग से क्या किया जाता है, रिवेटिंग का काम किया जाता है, ओके ना, इस भाग से क्या किया जाता है, रिवेटिंग का काम किया जाता है। तो इसमें ढेर सारा जो है आपका हैमर का टाइप दिखाया गया है, जैसे बॉल पेन हैमर होता है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है, देखने में कैसा लगता है आप देख लीजिए, क्रॉस पेन हैमर होता है, ये देखने में कैसा लगता है, इसको जरा सा आप देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके का चीज क्लॉ हैमर जो होता है ये कैसा होता है, तो क्लॉ हैमर से क्या करते हैं जनरली, जैसे कि आप गए होंगे तो सेंटरिंग वगैरह में देखे होंगे कि वहां पे नेल कांटी वगैरह निकालता है, तो इसके लिए इसी क्लॉ हैमर का प्रयोग किया जाता है। और स्लेज हैमर क्या होता है जी, स्लेज हैमर जहाँ पे आप ब्लैक स्मिथ यानी कि जो है लोहार के दुकान पे गए होंगे तो भारी हथौड़ी टाइप का रहता है, तो किसी भी धातु को पीट के जो है गर्म करके जब पीटता है तो इसी स्लेज हैमर से पीटता है, क्योंकि भारी होना चाहिए इसलिए जो ब्लैक स्मिथ जो होता है वो स्लेज हैमर का उपयोग करता है, ओके। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और अगला प्रश्न क्या है उसको जरा समझते हैं। तो चलिए अब प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न हमें समझ में आएगा। तो 83 में जो ऑप्शंस था उस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा ऑप्शन है और इसमें कौन सा सही उत्तर है, उसको भी हमने
कर लिया कि बॉल पेन हैमर इसका सही उत्तर है। स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ करेंगे? ब्लैक स्मिथ ही लोग करते हैं। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे नाली जो कहीं पे बेंड करना होता है, जब आप देखे होंगे कहीं पे ब्लैक शीट मेटल के दुकान पे जब गए होंगे जहाँ पे बक्सा वगैरह बनता है, तो कोना मोड़ने के लिए इसी तरह का क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग, स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग जो है वो कोना मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वहां फोल्ड करने के लिए ही आपका क्रॉस पेन हैमर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न जरा देख लें, 84 क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए काटने की कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई एन डी डिवाइडेड बाई 100 होता है, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना। और डी जो है इसका क्या है? डायमीटर है। तो जब भी आप इकाई की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? डायमीटर को हम मीटर में लिखेंगे और रेवोल्यूशन को तो रेवोल्यूशन हो गया, पर मिनट हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा? यानी कि एन के लिए जो आएगा रेवोल्यूशन पर मिनट, तो मिनट क्या आ जाएगा? नीचे चला आएगा, तो मीटर पर मिनट जो है ये क्या हो जाएगा? कटिंग स्पीड का क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि मीटर पर मिनट, है ना। मीटर पर मिनट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 84 का। ओके, अब अगले प्रश्न को जरा देख लें। अगला प्रश्न 85 क्या कहता है? 85 क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन ड्रिल। ड्रिल के रूप में एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका नाम क्या है? ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम पूछ रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं? डेड सेंटर। इसका नाम क्या है? लिप है। ओके, तो ऑप्शन जहां होगा वहां हम लोग देख लेंगे, बाकी को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो भाग होता है इसको हम लैंड या मार्जिन कहते हैं, लैंड कह लीजिए या फिर मार्जिन भी कहते हैं, है ना। तो दोनों चीज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ वाला जो भाग है बीच वाला, जहां से काटने के बाद जो मेटल बाहर निकलता है उसको फ्लूट बोलते हैं, फ्लूट, है ना। यानी कि थोड़ा सा गड्ढा होता है और वहां से जो है आपका क्या निकलता है? कतरन वगैरह जो है बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका लिप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात। अब चलिए क्वेश्चन 86 की चर्चा कर लें, और क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज द एक्स इन ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन थोड़ा सा नीचे है, इसको भी जरा एक साथ अगर हम लोग देखें तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ऑप्शन इसको देखते हैं नीचे में, 86 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसको हमको बताना है कि ये क्या है। तो ये जो है ना, जब आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ड्रिल जो लगाते हैं वो दो चीजों में लगाते हैं, एक ड्रिल चक में लगता है और एक उसके लिए ड्रिल लगाने के लिए एक स्लीव होता है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? चक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? चक बोलते हैं। और ये क्या होता है? ड्रिल चक होता है, यानी कि ड्रिल इसी के अंदर फिट होता है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो है किस तरह का ड्रिल मशीन दिखाया गया है? तो पिलर ड्रिल मशीन, इसका नाम जो है पिलर ड्रिल मशीन है, इसको पिलर ड्रिल मशीन कहते हैं, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है और यहाँ फीड देने के लिए, यानी कि प्रभरण देने के लिए, है ना, नीचे में जैसे कि कोई मेटल को रख के जब छेद करना हो तो ये हैंडल का काम करता है। ऐसे जब नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ड्रिल बिट जो है नीचे आएगा और उस मेटल में छेद करना शुरू कर देगा। तो ये फीड के लिए फीड हैंडल है। ओके, क्या है? फीड हैंडल है ना। इसको क्या बोलते हैं? फीड हैंडल, ठीक है।
यहाँ मोटर लगा हुआ है जो कि किससे चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ये आपका क्या है, चक को घुमाता है। तो चक के साथ जो है ड्रिल लगा हुआ रहता है, ड्रिल बिट, तो ये भी घूमता है। और घूमने के बाद यहाँ पे अगर कोई मेटल है तो उसमें छेद होता है, ठीक है ना। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। और ये वाला जो पार्ट है इस पे जो है आपका भाइस रखा हुआ रहता है, या फिर इस तरीके का भी रहता है ताकि किसी मेटल को होल्ड कर सके, पकड़ सके। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। और ये क्या कहता है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ ए थ्रेड। माइनर डायमीटर, थ्रेड का माइनर डायमीटर व्यास क्या हो है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, माइनर डायमीटर यानी थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू पिच, कि माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच, कि 2 इंटू डेप्थ, कि 2 इंटू डेप्थ, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो माइनर डाया जब निकालते हैं तो मेजर में से कुछ घटाएंगे, तो ये तो समझ में आएगा कि मेजर से घटाएंगे तभी माइनर निकलेगा। तो इसमें और कितने के बराबर होता है, 2 इंटू डेप्थ के बराबर होता है। कितने घटाते हैं, 2 इंटू डी घटाते हैं, यानी कि माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू गहराई, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। और ये क्वेश्चंस क्या है इसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो दिखाया गया है, ये जो एक फिगर दिखाया हुआ है इसमें कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो x ये है ना। तो पहले समझना ये है कि ये जो चीज दिखाया गया है वो क्या है। इसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। आउटसाइड कौन सा माइक्रोमीटर है, चूंकि यहाँ जो मेजरमेंट जितना भी दिया हुआ है mm में दिया हुआ है, तो आउटसाइड मैट्रिक स्केल माइक्रोमीटर, मैट्रिक माइक्रोमीटर। ठीक है ना। तो आउटसाइड माइक्रो मैट्रिक स्केल माइक्रोमीटर है। और इसमें जो दिया हुआ है 0 से 25 mm तक, यानी कि 0 से लेकर 25 mm तक की वैल्यू जो है, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख पा रहा हो लेकिन जो लिखा हुआ है वो हम बता पा रहे हैं कि 0 से 25 mm लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 25 mm तक का जो है रीडिंग ले सकता है, कहाँ से शुरू करके, 0 से शुरू करके। अब ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जो है सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र इसको कहते हैं। और जहां पे स्केल वगैरह से जो मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं उसका मेजरमेंट हम इस सूक्ष्म मापी यंत्र के जरिए यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लेते हैं। mm में जो इसका लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.01 mm होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि मैट्रिक स्केल में जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, 0.01 mm होता है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस पे हम लोग आते हैं कि जो x वाला भाग है इसको क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, आपका थिम्बल डिवीजन कहते, थिम्बल कहते हैं, है ना। और थिम्बल के ऊपर जो डिवीजन बना हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन। यानी कि ये जो डिवीजन बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, थिम्बल डिवीजन कहेंगे। और ये पूरा भाग क्या कहलाता है, ये सारा भाग जिसके ऊपर ये डिवीजन रहता है उसको हम थिम्बल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में थिम्बल दिया हुआ है, यानी कि थिम्बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर ले कि बाकी भाग क्या है और बाकी भाग को हम क्या कहते हैं। तो अगर दूसरा प्रश्न भी अगर आएगा तो वो हम क्या कर पाएंगे, उसको हम कर पाएंगे। ओके, तो जरा सा देख लें, और बड़ा आसान है। इसको क्या कहते हैं, फ्रेम, सी फ्रेम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम। ये वाला भाग, आगे वाला भाग जो इस तरह का यहाँ पे निकला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ निकला हुआ है, इसको एनविल बोलते हैं, एनविल, ठीक है ना। और इस वाले भाग को स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भाग लॉक नट कहलाता है, लॉक नट। यानी कि जो जब कोई रीडिंग ले लेते हो तो यहाँ से लॉक कर देने के बाद स्पिंडल आगे पीछे मूव नहीं करता है। ये वाला बीच वाला भाग इसको क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं, बैरल या फिर स्लीप भी बोलते हैं।
ओके। इसके बाद अगला ये भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल, है ना। अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये जो है थिम्बल बोला जाता है। अब ये बैरल के ऊपर दो तरह का डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है और मेन स्केल डिवीजन होता है। यानी कि दो डिवीजन जो है आपका किसके ऊपर होता है, बैरल के ऊपर, इसके ऊपर इस तरीके से डिवीजन और नीचे में आधा आधा कटा हुआ रहता है। तो इस तरीके का डिवीजन बैरल और स्लीप के ऊपर होता है, जो कि मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन होता है। और इसी में एक जो है डेटम लाइन भी खींचा हुआ रहता है, डेटम लाइन। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ये क्या है, थिम्बल है। और थिम्बल के ऊपर जो ये ग्रेजुएशन जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन, है ना, थिम्बल डिवीजन। ओके। अब इसके बाद ये वाला जो सतह होता है इसको नर्ल्ड किया रहता है ताकि जो है आपसे स्लिप ना करे। और अगला वाला ये भाग जो होता है रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप कहते हैं, है ना, रैचेट स्टॉप। और इसका काम क्या है कि जो अलग अलग जो प्रेशर जो लगाते हैं, जो भी आदमी, मान लीजिए कि किसी एक को आप ये जो माइक्रोमीटर दे देंगे तो एक बहुत ज़्यादा दम लगा के ज़्यादा कस देगा तो स्पिंडल अपना जो है जिसमें मेजरमेंट करना उसमें पूरा घुस जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है सभी के लिए इक्वली लगे, तो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, रैचेट स्टॉप का सहारा लिया जाता है। ओके। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने इस माइक्रोमीटर के बारे में समझ ली। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। और ये क्वेश्चन नंबर 89 मेरे ख्याल से इधर होना चाहिए, 89 यहाँ पे है, यहाँ देखते हैं। अब देखिए यही जो है पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि माइक्रोमीटर, उसी का रीडिंग पूछ रहा है कि इसमें कितना रीडिंग शो कर रहा है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है ना। ये कितना है, 50 से लेकर 75 mm तक है। वहां पे जो दिखाया गया था 0 से 25 mm तक वाला है और यहाँ 50 से 75 mm तक वाला है। यानी कि जो मिनिमम मेजरमेंट जो होगा इसका शुरू कहाँ से होगा, 50 से शुरू होगा और 75 के बीच में होगा। 50 से 75 का मतलब है जो मेजरमेंट ले सकता है वो इसके बीच का ले सकता है, 50 से कम वाला मेजरमेंट ये नहीं ले सकता है। उसके लिए हम 0 से 50 वाले में जाना पड़ेगा, या 0 से 25 होता है, 25 के बाद 50 होता है, तो 25 से 50 वाला जो माइक्रोमीटर है वो यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ जरा समझ लेते हैं में इसका रीडिंग क्या है। तो चलिए पहला चीज तो जो है इसका क्या क्या ये है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला जो ये होता है ऊपर में जो चिन्ह जो लिखा हुआ है उसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं, और नीचे में जो चिन्ह बना हुआ है इसको सब डिवीजन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक स्केल का जो माइक्रोमीटर होता है, चूंकि सारा जो है एमएम में दिया हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ स्केल यूज हो रहा है, जो माइक्रोमीटर यूज हो रहा है वो कौन सा है, मैट्रिक स्केल का है। तो मैट्रिक स्केल का माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 mm जो होता है वो लिस्ट काउंट होता है, यानी कि मिनिमम मेजरमेंट ये इतना ले सकता है। अब चलते हैं इसका जो मेन पार्ट्स है कि क्या दिखा रहा है और रीडिंग कितना है। तो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ 0 होगा, 0 फिर 5 फिर 10 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, 10 mm के बाद 11 12 13 mm, यहाँ आए तो 10 के बाद 11 12 13 13 गिन लिया हमने। यानी कि ऊपर में जो दिख रहा है मेन स्केल डिवीजन में वो कितना है, मेन स्केल डिवीजन में वो कितना है, 13 mm दिखाया हुआ है। ओके, 13 mm। अब इसके बाद देखिए सब डिवीजन में जो है एक यहाँ से आधा ये दिख रहा है। सब डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.5 mm होता है। ओके, यानी कि 1 mm का आधा जो होता है वो सब डिवीजन होता है। तो आधा का मतलब क्या हो गया, 1 mm का आधा कीजिएगा तो 0.5 mm आएगा, यानी ये दिख रहा है। यानी सब डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए और 50 mm कर दीजिए। आधा का मतलब तो यही हुआ ना, 0.5 mm, तो 0.5 mm हमने लिखा है इसको। अब इसके बाद थिम्बल डिवीजन के बारे में हम देखते हैं कि थिम्बल डिवीजन ये कौन सा इसके डेटम लाइन से इस वाले से संपर्क कर रहा है, यानी कि किसके सिद्ध में है, तो 10 10 11 12 13, 13वां लाइन जो है ये किससे सीधा में है, डेटम लाइन के सिद्ध में है। यानी कि 13 जो है इसका 13 भाग जो है
आपका डेटम लाइन से मिल रहा है। इसका मतलब जो थिम्बल डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि थिम्बल डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा कितना, 13 इंटू, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 इंटू 1 भाग का मान कितना है, तो जो इसका लिस्ट काउंट होता है, यानी कि 0.01 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा थिम्बल डिवीजन, यहाँ सब डिवीजन था, तो थिम्बल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अब 13 से 0.01 में करेंगे तो कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0013 mm जो होगा वो किसका हो जाएगा, थिम्बल डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात और गौर कीजिए कि यहाँ पे जब 0 पे था तो ये कितना ओपन था, यानी कि एनविल और स्पिंडल के बीच की दूरी कितनी थी जब ये 0 पे होगा, तो एनविल और स्पिंडल के बीच का दूरी जो है वो कितना है, चूंकि शुरुआत कहाँ से कर रहा है, 50 mm से कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 50 mm होगा। शुरुआत यहाँ से करेगा, यहीं से ना मेजर करना शुरू करेगा, तो इसमें क्या करते हैं 50 mm और जो है ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे, तो 50 mm जो है यानी कि मिनिमम जो मेजरमेंट है वो कितना ले सकता है, तो मिनिमम मेजरमेंट को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, पहला मिनिमम मेजरमेंट यानी कि mm हमने डाला, सॉरी मिनिमम मेजरमेंट mm कितना हो जाएगा 50 mm सबसे कम, फिर इसके बाद मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया जी 13 जोड़ दिया, इसके बाद क्या हो जाएगा सब डिवीजन कितना हो गया जी, तो 0.5 यानी कि 0.50 कर दिया, इसके बाद थिम्बल डिवीजन लास्ट में कितना आया था, तो थिम्बल डिवीजन का वैल्यू जो आया 00.13 आया, इस सारे को जोड़ देंगे तो इसका रीडिंग निकल जाएगा 3, 5 1 6 पॉइंट, और ये 3 आ गया और 5 1 6, यानी कि रीडिंग जो होगा इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, इतना mm, यानी 63.63 mm जो है इसका रीडिंग हो गया। अब ऑप्शन सी जो है ये दिख रहा है 63.63, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए 63.63 mm दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी माइक्रोमीटर से आपको रीडिंग अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान तरीका है। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे हम लोग आज इसको एंड करेंगे। क्यों एंड करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर देख नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस वीडियो को 10-10 क्वेश्चन के स्लैब में ही बांट के हम लोग पढ़ेंगे ताकि आसानी से पढ़ पाए। ओके, तो चलिए ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये वाला जो है पार्ट का नाम पूछ रहा है कि ये पार्ट्स का नाम क्या है ना। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये है क्या, तो इसको हम बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज। और वर्नियर हाइट गेज का काम क्या है, जब हम कोई भी वर्कशॉप में जाते हैं तो हमको एक ड्राइंग मिलता है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है। तो ये मार्किंग में बहुत ही अहम रोल निभाता है, यानी कि इससे जो है मार्क किया जा सकता है ना, इससे क्या करते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ये मार्किंग कैसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहले आपको समझना क्या है कि ये एक्स वाला पार्ट्स जो है इसको क्या कहते हैं। तो देखिए अब ये एक्स वाला पार्ट जो है इसको फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड कहते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन एडजस्टमेंट इसी से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाइट मेजर करते हैं, यानी कि इसके बेस से लेकर इसका जो ये है पोर्शन यहाँ तक का जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं, है ना।
तो यही दिखाता है। अब इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करना होगा तो आपको इसी जो है फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड से करना होगा या फाइन एडजस्टमेंट नट से करना पड़ता है, इस नट से करना पड़ता है और ये पूरा स्लाइड ऊपर नीचे आता है। तो ये जो है इसको हम फाइन एडजस्टमेंट नट कहते हैं और इस वाले पोर्शन को फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड कहते हैं। तो पूछ क्या रहा है, इस पोर्शन का नाम पूछ रहा है, ये पोर्शन का, तो ये पोर्शन को फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड कहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।